नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में नौजवान पिछले एक हफ्ते पहले हुई भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई, जो गड़बड़ी हुई, उसके खिलाफ सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे प्रदेश के भीतर उनका आंदोलन चल रहा था और आज उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देहरादून में परेड ग्राउंड में जो युवाओं का धरना चल रहा था, उस युवाओं के धरने में जाकर के घोषणा की कि भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। तो पहली बात हम समझते हैं कि ये जो घोषणा हुई है, ये असल में जो पिछले कितने दिनों से लगातार छात्र नौजवान सड़क पर थे, जो लगातार आंदोलन में थे, और वो आंदोलन देहरादून के परेड ग्राउंड से शुरू होकर के राज्य के विभिन्न कोनों में फैल गया था। राज्य के तकरीबन हर कोने में छात्र युवा उस आंदोलन के पक्ष में सड़क पर उतर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो एक तरह से युवाओं के आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री को ये घोषणा करनी पड़ी कि भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। इसमें जो सबसे नोटेबल पॉइंट है, जो सबसे काबिल गौर बात है, तो सबसे काबिल गौर बात यही है कि उत्तराखंड के इन नौजवानों ने जिस संयम के साथ, जिस एकजुटता के साथ उस पूरे आंदोलन को चलाया और तमाम तरह की उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों को विफल कर दिया, उनको उकसाने की तमाम तरह की कोशिशें की गई सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा, सत्ता और भाजपा का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बहुत सारी कोशिशें हुई और उन्होंने उन सारी कोशिशों को बेहद संयम से, बेहद एकजुटता के साथ उन सारी कोशिशों का मुकाबला किया। तो ये स्वागत योग्य बात है। उत्तराखंड के तमाम जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जनपक्षधर ताकतें हैं, उन सारी ताकतों ने आंदोलन का समर्थन किया, आंदोलन को अपना समर्थन दिया और जाहिर सी बात है कि आंदोलन के प्रति इस एकजुटता है तमाम जितनी भी लोकतंत्र पसंद ताकतें हैं, जितनी इंसाफ पसंद जनपक्षधर ताकतें हैं, सारी ताकतों ने आंदोलन का समर्थन किया और उनके समर्थन ने भी एक तरह से आंदोलन को ताकत दी, आंदोलन को मजबूत किया, आंदोलन को मजबूत करने में मदद की। ये भी एक तथ्य गौरतलब है। हम ये समझते हैं, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि पिछले 25 सालों से इस राज्य में जितनी भर्तियां हुई, उनमें से अधिकांश भर्तियां संदेह के घेरे में हैं। इसमें ये एकदम निर्विवाद तथ्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि अधिकांश भर्तियां, ज्यादातर भर्तियां संदेह के घेरे में हैं। योगेश जोशी जी कह रहे हैं कि आपने बहुत मदद की, ये हमारा काम है। हमने कोई इसको मदद हम नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारा काम है। इस काम को लंबे अरसे से हम करते रहे हैं, आगे भी छात्र नौजवानों के संघर्ष के पक्ष में, जनता की लड़ाइयों के पक्ष में हम निश्चित रूप में करते रहेंगे। तो मैं जो कह रहा था कि हम ये समझते हैं कि पिछले 25 सालों से इस राज्य के भीतर जितनी भर्तियां हुई, उनमें से अधिकांश भर्तियां संदेह के घेरे में है। और एक इत्तेफाक है कि ये पटवारी की भर्ती में हर बार घपला होता है। ये 2003 से सिलसिला चला आ रहा है। 2003 में भी पटवारी की भर्ती में घपला हुआ, उसके बाद जो पटवारियों की भर्ती हुई उसमें घपला हुआ, 2022 में भी पटवारी की भर्ती में घपला हुआ, 2023 में। तो ये एक निरंतर अनवरत सिलसिला है। ये भी थोड़ा नोटेबल बात है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिरकार उस पटवारी की भर्ती में ऐसा क्या है कि उसकी कोई भर्ती निरापद नहीं हो पाती, उसकी कोई भर्ती साफ सुथरे तरीके से नहीं हो पाती, उसकी कोई भर्ती पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाती। उस पटवारी की भर्ती में ऐसा क्या है? लेकिन ये इस राज्य के भीतर अधिकांश भर्ती परीक्षाएं पिछले 20-25 साल में जो हुई, वो संदेह के घेरे में है और इसलिए जरूरत तो ये थी कि एक व्यापक सीबीआई जांच हो। इसलिए हम ये समझते हैं कि
इस बात पर थोड़ा ज्यादा निगरानी करने की जरूरत है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ एक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच का झुंझुना थमा करके नौजवानों के आक्रोश को, उनके गुस्से को, उसको ठंडा न कर लिया जाए। एक साथी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच भी करा देंगे, स्पष्ट है कि तात्कालिक परिस्थिति से निपटने की रणनीति है। फिलहाल तो सरकार विरोधी माहौल बना है, उसको कुछ समय तक टालने की सरकारी नीति। ये सही बात है, ये तो मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा कि ये उस पूरे आंदोलन का दबाव है, उस नारे का दबाव है जो नारा लगातार उस आंदोलन में लगाया जा रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। तो उस नारे का निश्चित रूप में उस नारे का दबाव है, आंदोलन का दबाव है, आंदोलन के फैलाव का दबाव है, आंदोलन में युवाओं की जिस तरह से भागीदारी थी उसका दबाव है, और आंदोलन के साथ जो यहाँ के लोकतंत्र पसंद जनपक्षधर ताकतों की एकजुटता थी, उन सारी चीजों ने मिलाकर के दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री को यह घोषणा करनी पड़ी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस राज्य में पिछली जितनी भर्तियां हुई उन सारी भर्तियों की एक तरह से सीबीआई जांच करने की जरूरत है, एक बात। और दूसरी बात यह कि अभी भी इस बार भी ये बात थोड़ा चर्चा से बाहर रह गई, हालांकि मैंने तो तमाम जगह इस बात को उठाया कि विधानसभा में जो बैकडोर भर्तियां हुई और विधानसभा के प्रेमचंद अग्रवाल तक के हर अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई, विधानसभा के पहले कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर के और प्रेमचंद अग्रवाल जी जब तक विधानसभा के अध्यक्ष थे तब तक वो भर्तियां हुई, और 2 अध्यक्षों ने ऑन कैमरा ये स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने ये नियुक्तियां की थी। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि ये उनका विशेषाधिकार था। तो मैं इस बात को बहुत बार कह चुका हूं कि विधानसभा के अध्यक्षों को इस तरह से मनमाने तरीके से भर्ती करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भर्तियां की। तो लिहाजा जो है विधानसभा के भर्ती घोटाले के लिए जो जिम्मेदार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। उसमें तो जांच का कोई मसला ही नहीं है, उसमें तो सरकार ने स्वीकार कर लिया पहले ही, क्योंकि जब आपने जो कार्मिक गलत तरीके से अपॉइंट किए गए थे उनमें से आधों को निकाल दिया, उनमें से एक हिस्से को बाहर निकाल दिया विधानसभा की नौकरी से, तो ये तय हो गया कि भाई वो गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हुए थे। तो जिनको गलत तरीके से अपॉइंटमेंट मिला उनकी नौकरी गई, तो जिन्होंने गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किया यानी विधानसभा के अध्यक्षों ने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग इस बात को कहते रहे हैं पहले से कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात इसलिए है क्योंकि आरक्षण के तमाम नियमों का उल्लंघन उस भर्ती के दौरान किया गया। तो इसलिए एक तो सभी भर्तियों की सीबीआई जांच, समयबद्ध सीबीआई जांच, और विधानसभा के भर्ती घोटाले के लिए जिम्मेदार जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और ये बात मैं सिर्फ यहां इस तरह से सिर्फ कह नहीं रहा हूं कैमरे के सामने बैठ करके, बल्कि ये बात मैं लिखित में कई बार इस राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा की वर्तमान अध्यक्ष को कानूनी तरीके से लिख करके दे चुका हूं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। यह कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा यह भी मानना है कि अब जबकि यह सिद्ध हो गया है कि यह परीक्षा ठीक से नहीं हुई, तो साफ सुथरे तरीके से परीक्षा कराने में नाकाम रहने के लिए, उस परीक्षा की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता को कायम नहीं रख पाने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया साहब को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए, उनको तत्काल पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये बहुत सीधी बात है, क्योंकि एक ये जो पूरा माहौल पैदा हुआ वो तो इसीलिए हुआ कि साफ सुथरे तरीके से परीक्षा नहीं कराई जा सकी, स्वतंत्र तरीके से परीक्षा नहीं कराई जा सकी। और इसमें ये बात भी बहुत साफ है कि जिस समय ये बात सामने आई कि हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आया, जिस समय ये बात आई, उसके साथ ही GS मर्तोलिया साहब ने, उत्तराखंड की पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने, भाजपा के विधायकों ने, मंत्रियों ने और यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी बार बार जोर देकर के कहा कि इसको पेपर लीक का मामला नहीं कहना चाहिए, ये तो केवल एक सेंटर से पेपर बाहर आया है। आज के दिन पर
जब इस पूरे घपले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है, तो तब समझ में आ रहा है कि भाई इसको पेपर लीक क्यों नहीं कहना चाहिए। निश्चित ही इसको पेपर लीक कहना चाहिए। ये एक भर्ती घोटाला था, इसको भर्ती घोटाला कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो यहां तक तर्क देते रहे कि सीबीआई जांच करने से नौकरी देने में बाधा पैदा होगी। जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि लोगों को नौकरी मिले, ये मुख्यमंत्री जी का तर्क था। आज के दिन पर जब उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा की है, तो क्या वो नहीं चाहते कि नौकरी मिले? जाहिर सी बात है कि वो ऐसा तो नहीं चाहते होंगे कि लोगों को नौकरी मिलने में बाधा पैदा हो। मुख्यमंत्री जी ने कौन सा कानून पढ़ा, कानून की कौन सी किताब पढ़ी, उनको जरूर ये स्पष्ट करना चाहिए, या उनके किस सलाहकार ने उनको ये सलाह दी कि भाई अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो आगे हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, नौकरी देने में बाधा पैदा हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा जो कल तक कह रहे थे कि भाई ये पेपर लीक ही नहीं है, आज अगर उनको सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा है तो आंदोलन के दबाव में देना पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अभी भी उस सेंटर के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो परीक्षा केंद्र है, जिस परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आया, उस परीक्षा केंद्र के मालिक के खिलाफ आज की तारीख तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस परीक्षा केंद्र के प्राचार्य, प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस परीक्षा केंद्र के सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तीनों एक ही आदमी है। इन तीनों आदमियों का नाम है धीरेन्द्र सिंह चौहान, जो भाजपा के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं हरिद्वार जिले के, मीडिया संयोजक हैं हरिद्वार जिले के। तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ अभी भी सीबीआई तक की जांच होने की तैयारी हो गई, लेकिन जिस आदमी के सेंटर पर यह पेपर बाहर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और पूरा किस तरह से चल रहा था ये भी बड़ा विचित्र है। ये कथा पुलिस अभी तक जो एसआईटी सुना रही थी कथा, वो एसआईटी की कथा हमने सुनी, और वो सुना रहे हैं कि साहब वो उसने पेपर का सर्वे किया, वो पीछे से गया, उसने ये देखा, रेकी की, जाने क्या क्या किया खालिद ने, जिसको मुख्य आरोपी कह रहे हैं। और वो इतना सब कर रहा था, वो 4 जिलों से पेपर भरने की कोशिश कर रहा था और आपका पूरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क सो रहा था, आपको पता ही नहीं चला। ये तो अद्भुत है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई उस सेंटर के का जो मालिक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि एक ही व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इस पूरे आंदोलन के दौरान जिस तरह से युवाओं के आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उनके आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों को, आंदोलन करने वाले युवाओं को जिस तरह से ट्रोल किया गया, उनके खिलाफ जिस तरह की झूठी सूचनाएं फैलाई गई, जिस तरह की अफवाहबाजी की गई, वो बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही शर्मनाक है। पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे थे कि आंदोलन में एक युवती कुछ भाषण दे रही है, उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसके लिए उसको ट्रोल किया जाता। अगर कोई ये कह रहा है कि भाई जो लोग धर्म का सहारा राजनीति में ले रहे हैं, तो उनकी राजनीति को शिकस्त दी जानी चाहिए। जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए धर्म की राजनीति की आड़ ले रहे हैं, उस राजनीति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो उसने शब्द किन्हीं भी शब्दों में कहे हो, कैसे भी शब्दों में ये बात कही हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही बात है। या किसी ने कहा, एक युवा को मैं देख रहा था, उसको भी ट्रोल किया जा रहा था, उस नौजवान ने कहा कि भाई हम सब धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं, संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो उस युवा को ट्रोल किया जा रहा था इस बात के लिए। या मैं देख रहा था कि हमारे एक्टिविस्ट और पत्रकार साथी हैं त्रिलोचन भट्ट जी, और उनके बारे में जितनी तरह की झूठी सूचनाएं, जितनी तरह की झूठी अफवाह पिछले 2 दिनों से फैलाई जा रही है। यहां तक कह दिया गया कि त्रिलोचन भट्ट इस राज्य के रहने वाले ही नहीं है, वो तो लेह से यहां आए हैं, लद्दाख में आग लगा के यहां आए हैं। इतना हास्यास्पद ये कह दिया गया कि सोनम वांगचुक के पीछे ये आदमी था। इतना मूर्खतापूर्ण ये वक्तव्य है। सोनम वांगचुक के पीछे इसलिए था क्योंकि ये सोनम वांगचुक के पीछे एक फोटो में खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये सोनम वांगचुक के पीछे थे। ये सोनम वांगचुक के फोटो में आगे खड़े होते तो कहते सोनम वांगचुक के आगे ये खड़े। तो इस तरह की झूठी अफवाहबाजी, इस तरह से जानबूझ करके टारगेटेड तरीके से हमला करने वाले लोगों के खिलाफ, खासतौर पर उस युवती को जिस तरह से टारगेट किया गया,
त्रिलोचन भट्ट जी को जिस तरह से उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जो ये झूठी अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप में। और इसमें ये भी बहुत ही चिंताजनक पहलू है कि मुख्यमंत्री जी जब तब संकट में आते हैं तब तब वो सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, तब तब वो हर मुद्दे का सांप्रदायिकरण करने पर उतारू हो जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा हुआ कि उन्होंने नकल जिहाद जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया, जो कि निंदनीय है, जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, जो उनकी पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बार बार ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जो सांप्रदायिक शब्दावली है, जो असंवैधानिक शब्दावली है, जो मुख्यमंत्री पद की गरिमा का एक तरह से क्षरण करती है, उसका ह्रास करती है। तो हम समझते हैं कि वहां से और यहां तक की जो यात्रा उनकी हुई, तो उस यात्रा में उनको जरूर अपने गिरेबान में थोड़ा झांक करके देखना चाहिए, अपने गिरेबान की तरफ झांक करके देखना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह की शब्दावली उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, या पिछले 2 दिनों में जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे थे कि वहां तो देशद्रोही नारे लग रहे थे, आज या जो सारे लोग ये माहौल बना रहे थे कि देशद्रोही नारे लग रहे थे, आजादी की बात कहना कैसे देशद्रोह हो गया। कोई कहे कि भाई लूट तंत्र से आजादी, नकल माफिया से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, आपको ये देश के खिलाफ नारा लगता है? बताइए, आपके देश की परिभाषा कितनी संकीर्ण, संकुचित है कि आपको इस बात से खतरा महसूस होने लगता है कि कोई कहे कि हमको भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, तो आप उसको देश के खिलाफ मानते हैं। तो क्या सारा मुल्क आपको भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, भ्रष्टाचार में गर्क हुआ चाहिए? कोई कहे कि नकल माफिया से आजादी चाहिए, तो आपको बड़ी परेशानी है इस बात से। तो क्या पूरे राज्य पर नकल माफिया का शिकंजा कसा होना चाहिए? इसके पक्ष में लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन ये बातें सिर्फ ट्रोल्स नहीं कह रहे थे, ये बातें ट्रोल्स के अलावा भी बहुत सारे लोग कह रहे थे, और ये बातें अफसोस की बात है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे। तो आज जब आंदोलन के दबाव में उनको वहां उसी धरना स्थल पर जाना पड़ा, जिस धरना स्थल के बारे में वो ऐसी बातें कर रहे थे जो बहुत ही निम्न स्तरीय हैं, जो किसी मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है, किसी मुख्यमंत्री के पद के अनुरूप नहीं है, तो तब उनको जरूर इस बात के लिए अफसोस प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की घटिया शब्दावली का प्रयोग किया, इस तरह के निम्न स्तरीय शब्दावली का प्रयोग किया। तो पुनः ये बात कहते हुए, इस बात को फिर से दोहराते हुए कि ये जरूर बात है कि आंदोलन के दबाव में सरकार को पीछे हटना पड़ा। जिन्होंने पहले दिन कहा ये पेपर लीक नहीं है, उन्होंने जिस दिन एसआईटी बनाई तो उस एसआईटी का कार्यक्षेत्र पूरा राज्य बनाया। फिर एसआईटी के लिए जिस जज को नियुक्त किया उस पर सवाल उठे तो एसआईटी का जज बदला गया। और फिर आज जो मुख्यमंत्री कल तक कहते थे कि भाई सीबीआई जांच कराने से तो नौकरियां देने का रास्ता बंद हो जाएगा, उन मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। तो एक स्तर पर आंदोलन के दबाव में यह सब हासिल हुआ है, निश्चित बात। लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि इस बात पर निगाह रखनी चाहिए, इस बात पर नजर बनाए रखनी चाहिए पहले तरीके से कि क्या आंदोलन की भावना के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। जो नौजवानों की, हजारों नौजवानों की भावना थी, जो हजारों नौजवान इस बात का अफसोस प्रकट कर रहे थे कि जब नौकरियों की इस तरह से लूट हो जाती है, जब पेपर की इस तरह से चोरी हो जाती है, तो उनका भविष्य, उनकी सारी तैयारी कैसे धराशायी हो जाती है, धरी रह जाती है। उन नौजवानों की भावनाओं के साथ किसी तरह से खिलवाड़ न होने पाए, इस पर निगाह बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इस प्रदेश के भीतर जितनी भर्तियां हैं उन सबकी सीबीआई जांच होना जरूरी है। इस प्रदेश के भीतर जो विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ, उसके जो विधानसभा के अध्यक्ष उस भर्ती घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। और आज के दिन पर जब आंदोलन के दबाव में ये सीबीआई जांच की घोषणा हुई है, तो तब ये सुनिश्चित करना, इस बात का इंतजाम करना, इस बात का विज्ञापन करना नहीं, क्योंकि नकल विरोधी कानून का जैसा विज्ञापन किया गया उसके बाद वो चूं-चूं का मुरब्बा साबित हुआ नकल विरोधी कानून।
तो इस बात का विज्ञापन करना नहीं, लेकिन बल्कि इस बात के इंतजामात करना, इस बात का मैकेनिज्म तैयार करना कि किसी भी तरह से भर्ती परीक्षाओं की इस तरह से लूट न हो सके, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इस राज्य की सरकार की है। ये इस राज्य की सरकार को गंभीरता से समझना चाहिए। राज्य की सरकार का पाला पोसा मीडिया अगर कल तक मुख्यमंत्री के सीबीआई जांच न कराने को मास्टर स्ट्रोक बता रहा था और आज मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक बता दे रहा है, तो उसके लिए हर कुछ स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उसके मास्टर हैं, उसके मालिक हैं। तो मास्टर का हर स्ट्रोक उसके लिए मास्टर स्ट्रोक है। जो गोदी टाइप का मीडिया इस राज्य में हो चुका, जिसके खिलाफ उसी धरना स्थल पर आज जम करके नारे लगे हैं, उनको भी अपने गिरेबान में थोड़ा झांक करके देखना चाहिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो जानते हैं इस बात को। तो मैं समझता हूं कि राज्य के भीतर परीक्षाओं की इस तरह की लूट ना हो आगे से, और ये ऐसे हालात न पैदा हो। परीक्षाएं स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित हों, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए हर हाल में। तभी इस बात का कोई अर्थ है, वरना ये विज्ञापन 4 दिन तक चलेगा। ये वाहवाही जो आप अपने चारण भाटों से, दरबारियों से करा रहे हैं, क्योंकि उनके भी रोजगार का संकट है। वो सारे, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग जो दरबारी हुए हैं, उनके रोजगार का ज्यादा बड़ा संकट है, क्योंकि उनके लिए तो कोई प्रतियोगी परीक्षा भी नहीं बची हुई है। तो इसलिए हो सकता है कि वो कह दें कि भाई आपने बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा, और चूंकि आपके जो हम निवाला, हम प्याला, आपकी आंखों के सितारे हैं, वो आपको बताएं कि देखिए आपकी तो कितनी चारों तरफ यशोगान हो रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। तो वो जय जयकार आपकी नहीं हो रही है, कल को आपकी गद्दी न रहेगी तो ये किसी दूसरे का जय जयकार करेंगे। वो जय जयकार उस कुर्सी की हो रही है, क्योंकि ये जय जयकार करने वाले लोग वो हैं, इसमें से बड़ा हिस्सा वो है जिसकी कोई प्रतियोगी परीक्षा देने की स्थिति आज की तारीख में नहीं है। उसके लिए अपने 2 जून की रोटी के लिए आपकी जय जयकार करना जरूरी है। तो सत्ता की बंशी बहुत दिन तक नहीं बजेगी। सत्ता की बंशी जब तक बज रही है, तब तक इतना उन्मत्त ना हो जाइए कि उसी में खो जाएं और जनता के हितों के साथ ऐसे खिलवाड़ होने लगे। तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षाएं ठीक से आयोजित हों, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित हों। ये सुनिश्चित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जहां आपको अनिच्छा से सड़क पर खड़े होकर के सवालों का जवाब देना पड़े, वरना ऐसी स्थितियों से बार बार 2-4 होते रहना पड़ेगा। और निश्चित है कि नौजवानों को, इस प्रदेश के संघर्षी लोगों को ये इंतजाम करते रहना चाहिए कि सत्ता को जवाबदेह बनाया जाए, सरकारों को जवाबदेह बनाया जाए, उनको जवाबदेही से पीछे नहीं हटने दिया जाए, जवाबदेही से उनको बचने नहीं दिया जाए। ये जरूर हमको सुनिश्चित करना चाहिए। शुक्रिया।